किस तरह के सपने हमें किस तरह के इंडिकेशन दे देते हैं। सपना एक लाइक अ पैरेलल यूनिवर्स है। कहा जाता है कि अगर आपने कोई भी घटना को घटित होते हुए सपने में देख लिया तो रियल लाइफ में वो चीज़ नहीं होगी। ये सपना होता है बेसिकली। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों के सपने रियल लाइफ में सच भी हो जाते हैं, उसे हम कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, देखिए मेरे पास भी ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत देखने में हाइट भी अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, सब कुछ है, और बस ये है कि चीज़ों को समझता भी है ना, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाता। ये पहली बात तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कारण और स्थिति उत्पन्न नहीं क्यों हुई। तो हम उसके कारण तक जाने की कोशिश करेंगे और उसकी परिस्थिति के बारे में ये समझेंगे कि अगर ये बच्चा अगर ऐसा है तो दो कारण से हो सकता है। या तो सीधी सी बात है कि अब वैलेंटाइन डे आ रहा है जी और आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, जी तो मैं जानना चाहूँगी कि इस बार लव लाइफ कैसी रहने वाली है नंबर्स के हिसाब से। सबसे ज़्यादा खास नंबर वाले जिसका ये वैलेंटाइन वीक बहुत अच्छा जाने वाला है जी। वो है। तो क्या बाबा बागेश्वर भी को भी हम एक साइकिक के तौर पर देख सकते हैं, या फिर बाबा के पास कोई शक्तियाँ हैं? नमस्कार, वेलकम टू जीवन मंत्रा। मैं अंजना नैयर। जब भी हम किसी को देखते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हम उसके बैठने उठने के तरीके से या उसके हाव भाव से ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला किस तरीके का इंसान है, या वो क्या फीलिंग लेकर हमारे सामने बैठा हुआ है। पर क्या हम सब सही अंदाज़ा लगा पाते हैं? अगर नहीं, तो आपको हमारे आज के पॉडकास्ट में हमारे एक्सपर्ट शुभम जी, जो कि एक फेस रीडर भी हैं, साइकिक रीडर भी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, सो ये आपको बताएंगे कुछ ऐसे पॉइंट और ऐसे टिप जिनसे आप सामने वाले के बारे में काफ़ी हद तक जान सकते हैं। तो शुभम जी, मैं चाहूँगी कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रो हमारे व्यूअर्स को दीजिए। जी, तो बेसिकली मेरा नाम शुभम है। मैं बेसिकली प्रयागराज से रहने वाला हूँ। 11 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी के करियर में। प्रभु की दया से कुछ भी चीज़ सीखी नहीं है, जो कुछ विद्या अर्जित की हुई है सब ईश्वर दयान है। और फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, साइकिक रीडिंग, ये सारी चीज़ों में जो है मैंने अपने इस क्षेत्र में अपने महारत हासिल की है। 4,500 से ज़्यादा बच्चों को अब तक पढ़ा दिया, और साथ ही साथ जो है अब प्रयास में यही रहता हूँ कि सबका भला इस ईश्वर की देन वाली विद्या से हो जाए, और चल रहा है इसी में। बहुत बढ़िया। सो जितना आप एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उतनी ही चीज़ें बढ़ती जाएंगी, लेकिन आपकी उम्र से तो ऐसा लगता नहीं कि आप इतना ज़्यादा चीज़ों को अपने साथ में लेके चल रहे हैं। एक इतना अच्छी नॉलेज है आपकी। मेरे को भी पता बहुत नहीं कम था। उम्र है आपकी। जी, मेरे को भी पता नहीं था कि मैं इस फील्ड में कभी प्रयास करूंगा, क्योंकि एकेडमिकली मैं एक इंजीनियर हूँ, और इससे पहले मैं टीचिंग के फील्ड में जाने का प्रयास में था। वो भी ऑल ऑफ अ सडन इस फील्ड में आने की वजह से रुक गया, और बहुत ही मतलब विस्मयादिक तरीके से इसमें आने का मतलब संयोग बना। मतलब ऐसा था कि जो भी सपने आते थे, जो भी देखने की चीज़ें होती थी, उससे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे क्यों पता चल रहा है सब, और धीरे धीरे करके वो मंजर इस मुकाम तक पहुंच गया कि मुझे इस फील्ड में आना ही पड़ गया। बिल्कुल। मैं ये मान के चलती हूँ कि ये डेस्टिनी है जो हमें किसी भी रास्ते से निकाल कर इस राह पर ले आती हैं, और आपको आना था तो आप पहले से कुछ ना कुछ कैरी करके ज़रूर लेकर आए होंगे, यानी कि कर्मा। हम तो आपने अभी कहा कि मुझे सपनों में दिखता था, तो आप हम बहुत सभी लोग हैं जो सपने देखते हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि सपनों के ऊपर भी आप थोड़ा सा बताएं हमें कि किस तरह के सपने हमें किस तरह के इंडिकेशन दे देते हैं। वैसे तो देखिए, सपनों के बारे में कहा जाए तो पूरा पूरा एक शास्त्र है, स्वप्न शास्त्र और लक्षण शास्त्र। लक्षण शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में ये बात की जानकारी प्रदान की गई है कि किस तरीके के कैसे कैसे मनुष्य के लक्षण हो सकते हैं, और उससे आने वाले जो भी सपने होंगे उनका क्या तार्किक अर्थ होगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं बता देता हूँ, जो कॉमनली सबको आता ही होगा सपना। पहली बात तो आप ये समझिए कि सपना एक लाइक अ पैरेलल यूनिवर्स है। कहा जाता है कि अगर आपने कोई भी घटना को घटित होते हुए सपने में देख लिया तो रियल लाइफ में वो चीज नहीं होगी। ये सपना होता है बेसिकली। लेकिन कुछ लोगों के सपने रियल लाइफ में सच भी हो जाते हैं, उसे हम इंट्यूशन कहते हैं, उसे हम विजन कहते हैं। विजन और सपने में सिर्फ यही एक बारीक फर्क है, और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसमें हम बाद में आते हैं, पर हम समझते हैं कि सपने में होता क्या है। तो कहा जाता है कि सपने में अगर कोई चीज शुभ देख ली जाए तो वो रियल लाइफ में उसका अशुभ मीनिंग होता है, और सपने में अगर कोई चीज अशुभ देख ली जाए तो रियल लाइफ में उसका शुभ मीनिंग होता है। उदाहरण के तौर पर सपने में देवी देवता या कोई भी ऐसे बहुत पॉजिटिव चीज़ों को देखना अच्छा नहीं माना जाता।
किसी की शादी देखना अच्छा नहीं माना जाता कि अब, लेकिन यही इसी पे अगर हम कह दें कि सपने में किसी की मृत्यु देख ली, एक्सीडेंट देख लिया, बीमारी देख ली, कुछ भी अनहोनी देख ली, तो इसका मतलब आपने उसकी रियल लाइफ में उस चीज के होने की संभावना टाल दी। तो आप और हम सपने में कहते अगर, हाँ हाँ सॉरी, हम कहते हैं कि उम्र बढ़ गई, पहले के एग्जैक्टली दादी नानी हाँ, हमारी यही होता है, कहती हाँ थी। हाँ जी जी कि जी सपने जी में अगर जी किसी की मृत्यु देखते हैं, बीमारी देखते हैं, तो आप रियल लाइफ में उसकी उम्र बढ़ा रहे हैं, ठीक यही है, होता है। तो ये चीज ठीक होती है। अब तत्वों के भी सपने आते हैं, किसी को पानी दिखता है, किसी को आग दिखता है, किसी को पहाड़ दिखता है, किसी को जल दिखता है, बहुत कुछ होता है। और कुछ लोगों को जानवरों के सपने आते हैं, शेर दिखता है, सांप दिखता है, सांप देखने के सपने बहुत कॉमन है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को कुत्ता दिखता है, बहुत सारे लोगों को अजीबोगरीब राक्षस दिखता है, ये भी सपने आते हैं। इन सब का एक तार्किक अर्थ है जो लक्षण और स्वर शास्त्र में विस्तार से बताया गया है। जी। तो जैसे कि आपने कहा कि कई लोगों को मैंने ऐसे सुना है, हम देखते हैं कि कई लोगों को ऐसा मैं देखती हूँ, जैसे मैं खुद भी अपने लिए देखती हूँ कि भगवान शिव का कोई पुराना प्राचीन मंदिर है और मैं वहाँ जाकर पूजा करती हूँ, शिवलिंग की पूजा करती हूँ, और वैसा एटमॉस्फेयर शायद ही मैं कई जगहों पे गई भी हूँ, लेकिन मैंने वैसा देखा नहीं है। तो वो क्या दिखता है फिर, इसका मतलब? ये विजन है। अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आपको किसी स्थान या किसी परिवेश या किसी परिस्थिति से अवगत करा रही है, तो वो विजन है। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए कि कोई हाइपोथेटिकल चीज नजर आ रही है जो कि मन गढ़ंत हो सकती है, जिसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, कि आप अचानक से पानी में तैर रही थी और फिर उसके दूसरे ही पल आप एरोप्लेन में बैठ गई, ये सब हाइपोथेटिकल है। हाँ, वो तो ये तो सपना होता है। पर जो आपने देखा, इसे विजन कहते हैं। ये दो तरीके से हमें प्रदान होता है। पहला, या तो हमारे पूर्वज हमसे कुछ कहना चाह रहे हो, क्योंकि वो कभी आपके सामने आके बात नहीं करेंगे, वो आपको सपनों में दर्शन देते हैं, सपनों में कोई विजन दिखाते हैं। दूसरा, कि कोई ऐसी, मतलब ऐसे कह लीजिए स्पिरिट कह लीजिए, या कोई ऐसी कोई एनर्जी या ऊर्जा का कोई स्तोत्र है, जैसे हम आज के ज़माने में प्रेत साया भी कहते हैं, तो ये आपको कुछ किसी चीज़ से आपसे कोई काम निकलवाना चाह रही हो, तब भी आपको ऐसे सपने आएंगे। तो ये चीज़। और तीसरी चीज़ ये कि ये आपके पूर्व जन्म का कोई एक कनेक्शन जो आपको रियल लाइफ में कोई एक मुकाम को पूरा करने का मोटिवेशन प्रदान करता है, उस हिसाब से भी ये चीज़ें आने को संभावना जी। मिलती तो है। जैसे कि मैंने कहा, मैं हमेशा महादेव शिवलिंग की पूजा करते हुए, बड़े दीप जल रहे हैं, कोई पहाड़ी एरिया है वहाँ पर मैं देखती हूँ, लोग भी आ रहे जा रहे हैं, ऐसा भी मैं देखती हूँ। लेकिन हमेशा मैं यही देखती हूँ कि मैं वहाँ पर मतलब पूजा कर रही हूँ। आप एक ही सपना बार बार देख रही हैं, इसका मतलब? हाँ, और ये मैं आज से नहीं देखती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से देखती हूँ। मगर जब भी मैं इस सपने को देखती हूँ तो मैंने ये भी देखा कि मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। तो आपने अभी कहा कि पूर्व जन्म के कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या कुछ ऐसा हो सकता है, तो मैं इसको ये मान के चलूँ कि कहीं मुझे कोई ना कोई इंडिकेशन मिल रहा है, तो उसको आप किस तरीके से देखेंगे? ये इसका मतलब यही समझिए कि पूर्वज आपको या तो किसी चीज़ की हामी भरते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम जाओ आगे काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, या फिर ये समझिए कि एक तरीके से ऐसा इंडिकेशन इस तौर पे लेके चलिए कि जीवन में कुछ शायद अच्छा होने वाला होगा, तब ये विजन आपको बार बार दिखता है। जब भी कुछ अच्छा या बड़ा इवेंट होगा, तब आपको ये सपना दिखता है। तो ये पूर्वजों के आशीर्वाद से ही संभव है, क्योंकि मृत्यु लोक के बाद जो पहला लोक आता है वो होता है पितृलोक, और इसके बाद अलग अलग प्रकार के लोग, जैसे गौ लोक होता है, कृष्ण लोक होता है, राधा लोक होता है, ऐसे कई सारे लोक हैं। पर पहला लोक पितृलोक होता है। तो हमारी जितनी भी पुकार होती है ना, वो सबसे पहले पूर्वजों के पास जाती है। और अगर पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं होगा, तो आप ना तो अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं, ना तो संपन्नता हासिल कर सकते हैं, ना तो आपको चैन सुख प्राप्ति हो सकती है। तो पूर्वज पहले ऐसे एंटिटी होते हैं जो हमें किसी प्रकार की शक्ति या किसी प्रकार का पावर, या कह लीजिए किसी प्रकार का कोई एक तरीके से मैजिकल इफेक्ट जो है वो हमारी लाइफ में प्रदान करते हैं। तो ये वहाँ से आता है। तो इसको साफ तौर पे अपने पूर्वजों का इंडिकेशन मान के चलिए। जी। तो आपने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों को समझाई कि हम जैसे कह देते हैं कि हमारे पूर्वज के लिए हम कई बार हम पितृदोष की बात भी कर देते हैं कुंडली जब हम देखते हैं तो। और जब पितृपक्ष आता है तो कई लोग इस चीज़ को नहीं भी मानते हैं, आजकल के बच्चे कई फॉलो नहीं भी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने एक बताई कि जो भी हमारे ऊपर, हम कहते हैं 7 लोक हैं, है ना, हम ऐसा बोल के, तो पहला जो लोक है तो वो पितरों का ही है, और अगर उनका आशीर्वाद नहीं है तो ईश्वर तक हमारी जो भी स्थिति है, जो भी हमारी कामना है, वो नहीं पहुंचेगी। आप ये कहना चाहते हैं, है ना? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। जब हम किसी की साइकिक रीडिंग करते हैं, बिकॉज आप तो इसी फील्ड में काफ़ी टाइम से आप पढ़ा भी रहे हैं लोगों को, तो किस तरीके से आप सामने वाले को जब देखते हैं, तो कैसे, कभी आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत आपसे मिली हो, या उसकी वजह से कोई परेशान हो तो उससे आपने किसी को बाहर निकाला हो? जी, मैं आपको 2 इंसिडेंसेस बताता हूँ। जी। पहला इंसिडेंट ये है कि जब मेरा मकान बन रहा था, दूसरा नया मकान बन रहा था, तो वहाँ पे एक गार्ड अपॉइंटेड था, और उस गार्ड का जो मित्र था वो किसी गांव का प्रधान था। तो उसके बेटे को 3 साल से जो है पाइल्स हो रखा था, और बेटा 3 साल से बेड रिडन था।
तो उसके लिए पूछने वो आया मेरे पास कि क्या कर सकते हैं, क्यों हो रहा है ये सब। जी। तो जब मैंने उसकी रीडिंग की तो मुझे बस एक ही चीज़ दिखाई दी कि इसके मकान के पास में कोई बड़ा सा प्लॉट खाली पड़ा। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे मकान के पास कोई प्लॉट खाली पड़ा है? इसने बोला हाँ। फिर मैंने बोला वहाँ इकलौता नीम का पेड़ है? इसने बोला हाँ। मैंने कहा वहाँ 3 लाशें गड़ी हैं? तो इसने बोला हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने इसको इतना बोला कि तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ ये क्यों हो रहा है? और उसने बोला हाँ। तो बस उसके बाद मैंने उसे भेज दिया, वो अपने आप ही चला गया बेसिकली। और गार्ड ये बात समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। ना प्रॉब्लम सुनी, ना समस्या बताई, ना सॉल्यूशन बताया, कुछ नहीं बताया, भेज दिया। तो किस बात की रीडिंग? तो जब वो अगले दिन गार्ड पता करके आया, क्योंकि उसके भी दिमाग में चिल्ला गई थी कि कुछ तो हुआ है यहाँ पे, तो जब वो वापस आया तो उसने बताया कि आप एकदम सही कह रहे थे, उस बंदे ने खुद ही अपने 3 बच्चों को मार करके वहां गाड़ा हुआ है। जो उसका नेबर था, जो वो प्रधान था, उस प्रधान ने खुद ही उन बच्चों को गाड़ा हुआ था। और वो तीनों पुत्रियां थी, मतलब उसको पुत्र की, हाँ, उसको पुत्र चाहिए था। और पुत्र के चक्कर में उन्हें पुत्रियों का सर्वनाश कर डाला। और इसकी वजह से उसका जो बचा कुचा पुत्र है वो भी उस गार में पहुंच गया। क्योंकि आप शॉर्टकट से कोई चीज नहीं हासिल कर सकते ना, आप यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ दैट। और वही वजह से उसका कोई भी काम नहीं बनता। आज मतलब एक जमाने में उसके पास बहुत संपन्नता थी, लेकिन धीरे धीरे करके सब सत्यानाश हो गया। तो ये बेसिकली दिख जाता है। अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं तो मेरी एक मित्र है, उसकी मम्मी के ऊपर अचानक से एक स्पिरिट अटैक कर गई। उसकी आवाज बदल गई। उन्होंने वीडियो बनाया बकायदा, और उन्होंने मतलब ऐसे दिखाया कि मतलब उनकी महिला की आवाज बदल गई और कह रही है मैं तुझे ले जाऊंगी उठा कर यहाँ से, मैं इस शरीर को छोड़ूंगा नहीं। महिला है पर पुरुष के रूप में बात कर रही थी। तो ये सब चीजें भी दिखती हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि बीइंग ए साइकिक रीडर, हमारे पास हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद या किसी एक स्पिरिट का आशीर्वाद जरूर होता है। हम अब चाहें तो हम अपने स्पिरिट को आदेश दे सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जाके वहाँ हेल्प कर दो। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। और ऐसा ही कुछ मैंने किया, 1 घंटे में वो ठीक हो गई। जबकि उनके हस्बैंड ने उनको बहुत ठीक करने की कोशिश की, हॉस्पिटल भी ले गए, कहीं से कुछ नहीं हो रहा था, बहुत पैनिक कर गए थे उन लोग। तो कभी कभी हमारे साथ ये सब भी हो जाता है। एक बार क्या हुआ था कि हम इंस्टाग्राम लाइव कर रहे थे, मेरे साथ कई सारी ऑडियंस जुड़ी हुई थी, और सारी ऑडियंस को मेरे पीछे काले रंग की परछाई नजर आ रही है। कह रहे कुछ तो सर आपके पीछे से गया है, जबकि पीछे पर्दा ही था बस, कुछ और नहीं था। सर कुछ तो गया है, हमने किसी को तो देखा है। तो मैंने साइकिक रीडिंग से पता किया कि कोई बंदा व्यूअर में बैठ करके मुझ पे नजर लगा रहा है, कोस रहा है, मुझे बहुत जोरों शोरों से कोस रहा है। और समझ में आ गया था कि किसने कोई स्पिरिट जाने में अपनी नेगेटिव भेज दी है इधर। तो हमने अपने व्यूअर्स लिस्ट में, इंस्टाग्राम पे व्यूअर्स लिस्ट तो देखते हैं कितने व्यूअर्स हैं, उसमें से एक आईडी मुझे पॉइंट आउट हुई। जब उस आईडी पे क्लिक किया तो उस पे ना तो कोई फॉलोअर था, ना तो कोई था, फेक आईडी थी। उस फेक आईडी को सब लोगों ने सर्च करना शुरू किया, और मजाल देखिए कि उसको भी पता चल गया कि उसे ढूंढा जा रहा है। तो जिसने भी उसे सर्च किया उसने सबको ब्लॉक कर दिया, और वो बंदा वहां से अचानक गायब हो गया। तो बाद में पता चला कि अपना ही कोई जानने वाला है जिसने ऐसे हरकतें कर रखी हैं। तो बहुत कुछ है जो पता चलता है, बहुत कुछ है। आप समझिए कि किसी की खोई हुई वस्तु भी आप साइकिक रीडिंग से प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पे मेरी स्टूडेंट है, उनकी छोटी बहन जो है वो किसी और बंदे के प्रेम प्रसंग में पड़ करके घर से भाग गई, और पूरा परिवार वाला परेशान कि वो बच्ची कहाँ मिलेगी। अब ऐसे में आप बताइए कि कोई भी रीडिंग कैसे बता देगी कि वो बच्ची कहाँ खोई होगी। लॉस्ट एंड फाउंड का केस तो नहीं समझ में आता। तो पता नहीं क्यों मेरे और उस समय मैं उज्जैन के दर्शन करने गया हुआ था, महाकाल के दर्शन करने गया हुआ था, और अर्जेंट में इनका फोन आया, मैं लाइन में खड़ा था। मैंने कहा यार यहाँ कैसे रीडिंग करूँ, तो क्योंकि मैं यूजुअली रीडिंग किसी स्थान पर किसी आसन पे बैठ के करूँ तो समझ में भी आता है। तो मैं वहीं ज़मीन पे बैठ गया। और मैंने वहीं ज़मीन पे बैठ के भगवान लाज रख लो मेरी, और मैंने बस बोला बता दो कहाँ है। भगवान ने पता नहीं क्या दिमाग में ऐसा अंदेश डाला कि मुझे गुजरात की फीलिंग आ गई। मैंने कहा यार क्या ये तो गुजरात की ट्रेन में है या गुजरात निकल चुकी होगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले ही दिन बंदी गुजरात की ट्रेन में मिल गई। चलिए, तो मतलब ऐसा होता है। लकली उन्होंने मेरी बात पे भरोसा किया कि गुजरात के रूट पे ढूंढ लेते हैं, और मिल भी गई बंदी। तो वो बात अलग है कि इस बंदे की बाद में बहुत मार पिटाई हुई। पर ये चीज़ें बहुत होती हैं कि साइकिक रीडर कहीं कहीं ऐसी जगहों पे हेल्प कर जाते हैं, ऐसे इंसिडेंसेस को हम लोग फेस करते हैं जो और जगह देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपने बहुत सारे इंसिडेंट बताए, इवन आपने लाइव में भी बताया कि आप इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, और तब भी आपके साथ में कुछ चीज़ें हुई, आपने उसको पकड़ लिया। तो मान लीजिए कि कोई घर में कोई एक ऐसा इंसान है, हस्बैंड वाइफ मान लीजिए, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा, और पूरे घर परिवार में सबकी हेल्प करते हैं, सब करते हैं। एक बड़ा बेटा जो कि बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। एक दूसरा छोटा बच्चा, उनका थोड़ा आप कह लीजिए कि थोड़ा सा डिस्टर्ब निकलता है बच्चा।
ठीक है, तो वो क्यों, किस लिए? जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी के परिवार में कोई एक मेंबर जो है किसी प्रकार से अपूर्ण है या किसी प्रकार से डिस्टर्ब है, किसी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, किसी भी तरीके से, मानसिक ही मैं कहूँगी, हाँ, किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब है, तो इसमें पूर्वजों की वजह से होता है ये चीज़। अच्छा। हाँ, पूर्वजों की कहानी है, पर इसे हम ज़्यादातर जो है प्रारब्ध कहते हैं। पुराने जन्म के जितने भी कर्म होते हैं उनका प्रेजेंट का यहाँ निकलता है कि आपने कुछ ऐसा किया होगा कि आपको ये स्थितियां प्राप्त हो रही हैं। एक तो ये कारण है, पर उसकी स्थिति वैसे ही मेंटेन रह रही है और मतलब उसके में कोई सुधार नहीं आ रहा है, वो कष्ट का सिलसिला चलता जा रहा है, ये सुनिश्चित पूर्वज करेंगे। पूर्वज ये तय करते हैं कि आपके साथ वो कष्ट कब तक चलेगा और कितनी देर तक चलेगा। तो क्या कभी आपने किसी ऐसे बच्चे की साइकिक रीडिंग की है जो इस तरह का बच्चा हो, जो थोड़ा मेंटल स्टेटस, बेसिकली क्या होता है ना कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, देखिए मेरे पास भी ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत देखने में हाइट भी अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, सब कुछ है, और बस ये है कि चीज़ों को समझता भी है ना, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाता या उतना बोल नहीं पाता, समझा नहीं पाता, और जब इरिटेट होता है तो कई बार अपने लिए परेशानी खड़ी करता है बच्चा, अपने आप को काटना या इस तरह का कुछ, इस तरह की चीज़ें हों। तो ऐसे बच्चे, खास तौर पे मैं यहाँ पे बच्चों के बारे में बात करना चाहूँगी, बिकॉज काफ़ी पेरेंट्स हैं जो इस तरह के बच्चों जिनके घरों में हैं वो परेशान भी हो जाते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं कि क्या होगा, तो वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कारण और स्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई, तो हम उसके कारण तक जाने की कोशिश करेंगे और उसकी परिस्थिति के बारे में ये समझेंगे कि अगर ये बच्चा अगर ऐसा है तो दो कारण से हो सकता है। या तो सीधी सी बात है कि उसको ऐसा जन्म प्राप्त होना था, वो तो तय है, पर उसके जन्म को पूरे अंतरकाल ऐसा रहना है, इस चीज़ के लिए दो चीज़ सुनिश्चित की जा सकती है कि इसको पता करने का भी तरीका है कि वो चीज़ पूर्वजों की वजह से हो रही है या किसी नेगेटिव चीज़ों का इफेक्ट है। क्या पता कि किसी ने कुछ कर करा दिया हो जिसकी वजह से किसी एक ऐसे इंसान का पैदा होना तय हो गया हो। क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं ना, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं कि पुत्र ही प्राप्त हो या पुत्री ही प्राप्त हो या एक ही प्राप्त हो, उसके चक्कर में कुछ ऐसे मतलब उपायों का सहारा ले लेते हैं जिसके चक्कर में ये चीज़ हो जाती है। कभी कभी इसका भी एक इफेक्ट आता है, कारण कुछ भी हो सकता है, पर जब हम ऐसा कुछ देखते हैं तो हम सबसे पहले उसको ठीक करने के लिए दो चीज़ों का सहारा लेते हैं। सबसे पहले डिवाइन शक्ति भगवान, और भगवान के बाद सीधे पूर्वज, इन दोनों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, तो इनको हम ठीक करवाने का काम करते हैं। दूसरा चीज़ ये कि बच्चे की जड़ तक जाने की कोशिश भी करते हैं कि अगर मानसिक स्थिति ऐसी है तो उसको सुधारने का काम ग्रह नक्षत्र भी कराएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल राहु मानसिक स्थिति में असंतुलन का कारक है, केतु किसी भी प्रकार की अपंगता का कारण है, तो अगर राहु और केतु दोनों किसी का ठीक करवा दिया जाए तो उसके 90% ऑफ द चांसेस सुधरने के बन जाते हैं। जैसे कि लाल किताब में कहा जाता है कि जब बच्चे ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, तो यहाँ पे राहु केतु का जो आपने कहा वो मैं समझती हूँ, लेकिन कहा जाता है कि एक तांबे के पैसे में एक छेद करके और आप उसको पहना दीजिए सफ़ेद धागे में, तो उससे आपका केतु और ये चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो क्या इस तरह के उपाय करने से, क्योंकि मैंने इसे देखा है कि कई लोग इस तरह के उपाय करते हैं, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के उपाय करने से भी बच्चों में कोई फ़र्क पड़ता है? जी, या फिर पड़ता है। मेरी एक क्लाइंट है जो बहुत पहले जो है ना, मतलब उसकी जो बच्ची थी वो बिल्कुल नहीं बोलती थी। अब सबको ये लगा कि ये गूंगी है, शुरू में तो यही लगा, और फिर उसके बाद क्योंकि आवाज़ें निकालती थी पर शब्द का उच्चारण नहीं करती थी, पर ऐसा कुछ था नहीं उसके साथ। डॉक्टर कहते थे सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस बोलती नहीं है, तो इसको कहीं चाइल्ड केयर की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। अब छोटे से बच्चे को क्या साइकेट्रिस्ट बताएगा? तो बेसिकली उन लोग को 8-9 साल तक जब बच्ची हो गई तब तक पता ही नहीं चला कि ये बोलेगी कि नहीं बोलेगी। फिर उसको उपाय जो है मतलब प्रदान करवाया गया, तो मैंने जहाँ से भी एक उपाय जाना था कि कौवे का जूठा अगर आप किसी को खिला दें तो उससे बच्चा बोलना शुरू कर देता है। अब कौवे का जूठा, एग्जैक्टली कौवे का जूठा हो ये सुनिश्चित करना पड़ा। हाँ, तो उसका मतलब बेसिकली उपाय था कि आप एक रोटी बनाइए और रोटी को टुकड़ों डाल करके छत पे छोड़ दीजिए, ठीक है, कि और ये उम्मीद करिए कि कोई ना कोई पक्षी आकर के तो खाएगा ही खाएगा। आप अपने नजर में खिला पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ कौवे बैठते ही बैठते। तो कौवे का अगर 4 रोटी 4 जगहों पे रखी है, एक कोई भी टुकड़ा खा लिया तो पूरी रोटी जूठी मानी जाएगी। तो उसका रोटी का टुकड़ा या तो खाने में मिला के या डायरेक्ट खिला देते हैं, तो बच्चे का बोलना, अटरिंग पावर जो होती है वो खत्म होकर के स्पीकिंग पावर में बदल जाती है। और ये मेरे सामने देखा का इंसिडेंट है कि ये हुआ है। हाँ, तो होता है, सब उपायों से काम बनता है। जी, जैसे कि हमारे पहले की दादी नानियाँ जब बच्चे बोलते नहीं थे, छोटे बच्चे जब होते थे तो ऐसा बोल देती थी कि इसको तोते का झूठा खिला दो। हाँ, है ना, तोता बुद्ध है, बोलने की शक्ति।
सो वो कहती थी ऐसे खिला दूँ। तो यहाँ पे कौवे का क्या लॉजिक है, क्योंकि कौवा तो हम शनि से भी देखते हैं। कौवा शनि का वाहन है, सीधी हाँ। सी बात है। पर कौवा जो है ना आगाज देता है, अनहोनियों का भी आगाज देता है। और बहुत कह लीजिए कि कैसे बताएं आपको कि कौवा जो है ना, मतलब एक तरीके से कहिए कि जैसे कि ना, मतलब वो अलार्मिंग स्टेट प्रदान करता है, मतलब वो चेतावनी का सूचक है। जी, तो एक तरीके से कह लीजिए कि शनि जो है एक्शन का भी देवता है। तो अगर आप किसी के साथ एक्शन प्रदान करवाना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ एक्शन में लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौवा रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो कहा भी जाता है कि राहु के 2 बेटे हुआ करते थे, तामस और कालिक। तो उनमें से एक वल्चर और एक गिद्ध, ये 2 पक्षी हैं। तो कौवा भी पक्षी की प्रजाति में आता है। तो बेसिकली क्या सीन है कि जब भी कभी कौवा किसी के घर पे बैठता है, तो वहाँ पे किसी न किसी प्रकार की चेतावनी के लिए बैठता है। हाँ, हम कहते हैं कौवा बैठा है तो कोई आ रहा है, तो मेहमान आने वाला तो है। इसका इंडिकेशन बेसिकली ये है कि किसी का मतलब एक तरीके से कौवे का जूठा जब कोई खा लेता है, तो बेसिकली उसके अंदर की जो उसके अंदर जो बैठा नेगेटिव ऑब्स्ट्रक्शन है, उसे चेतावनी प्रदान होती है, ऐसा कह लीजिए। तो जिसकी वजह से जो है बेसिकली उसका एक ब्लॉकेज खुल जाता है। आप ऐसा समझिए कि अगर कोई तांत्रिक क्रिया हो रखी हो या कोई भी ऐसा ब्लॉकेज हो जो मतलब स्पिरिचुअल ब्लॉकेज हो, फिजिकल ब्लॉकेज हो, तो वो खुल जाए। उसके लिए भगवान शनि का सहारा मानने के लिए, भगवान शनि का आशीर्वाद प्राप्त करने के हेतु ऐसा उपाय बताया जाता है। जी। सो ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बिकॉज कई ऐसे बच्चे हैं, मैं देखती हूँ, जो अपनी बात को कह नहीं पाते हैं। पेरेंट्स भी परेशान है, फैमिली भी परेशान है। और बच्चों को देखकर आप ये कह भी नहीं सकते हैं कि बच्चों को किस तरह की, क्योंकि खूबसूरत भी बड़े प्यारे से होते हैं, हाइट भी अच्छी निकल रही है बच्चों की, हर चीज़ को समझते भी हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, अपनी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग शुभम जी के जो भी उपाय बताया है कौवे का, तो वो आप ये उपाय ज़रूर कीजिए, कौवे की रोटी वाला। मैं चाहूँगी एक बार इसको विस्तार से आप थोड़ा सा आराम से बता दें, ताकि लोगों को इजी समझ में आ जाए। शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार के दिन आप जो है घर की एक रोटी बनाइए, और उस रोटी के कई सारे अनंत टुकड़े करके उसको आप ऊपर छत पर रख दीजिए, या किसी ऐसी जगह जहां आपको पता हो कि या तो कौवा आएगा ही आएगा, या पक्षियों का कहीं ना कहीं विहार वहां पे निश्चित हो। और उसके बाद आप या तो अपनी निगरानी में ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वहां पे वो कौवा या पक्षी कोई भी आकर के खाए। नहीं तो अगर आपको कोई भी रोटी जूठी मिलती है, जब आप संध्या काल बीत जाए, उसके बाद आप देखें कि छत पे कोई रोटी जूठी हुई कि नहीं हुई, और नहीं हुई तो कोई भी एक टुकड़ा उठा कर ले आइए वहां से, और उसको बच्चे को खाने में मिलाकर खिला दीजिए। ठीक है। तो आपने कहा कि कोई भी पक्षी उसको खा ले, पहले तो ये ध्यान रखना कि कौवा ही खाए। हाँ, कौवे का एक कारण ये भी होता है क्योंकि कौवा जो है ना, काकभूषणी नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, जो हर युग में जो है जिनके पास आने जाने की शक्ति प्रदान थी, और पूर्वज जब भी आते हैं वो कौवे का रूप धारण करके आते हैं। तो कभी कभी ये भी माना जाता है कि पूर्वजों से अगर कोई आशीर्वाद मिलना होगा तो वो भी कौवे के जूठे खाने से मिल जाएगा। तो एक कारण ये भी है, तो जिसकी वजह से हम इस चीज़ से रेमेडी कराते हैं। ठीक है। सो ध्यान रखिए कि अगर ऐसा कुछ है तो आप इस उपाय को आजमा सकते हैं, और सुनिश्चित कीजिए कि कौवा ही उस रोटी को खाए, और कोई भी एक रोटी का टुकड़ा उठा करके बच्चे को खिला दें। हाँ, खाने में मिला के खिला दें, या फिर डायरेक्टली। तो ये कई बार करना है? एक ही बार करना है। एक ही बार करना है, ठीक है। और अगर कोई साइकिक रीडिंग इस तरह से कराना चाहता है तो फिर आप तो हैं ही। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कि सपने, हमने बात किया कि सपने में जो लोग आते हैं, कई लोगों को कई बार ऐसा भी होता है, हम इसको इल्यूजन भी बोलते हैं, कि ये घटना मेरे साथ पहले भी हुई है। कुछ ऐसा कभी सिचुएशन में हमें लगता है कि यार ये चीज़ तो हमने पहले भी देखी है, पहले भी हुई है। तो क्या इसको भी हम कोई साइकिक से जोड़ सकते हैं कि पता चल सकता है, प्राप्त किया जा सकता है इस बात की जानकारी कि ये चीज़ जो ऐसे दर्शन में आ रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वो किस कारणवश हो रहा होगा। सामान्यतः जो है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान के साथ कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, या फिर उनको या कोई इंसिडेंसेस उनके साथ रिपीट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बार किसी की गाड़ी एक पर्टिकुलर चौराहे पे खराब हुई, अगली बार भी उसी सेम चौराहे पे गाड़ी खराब हुई, फिर तीसरी बार भी उसी चौराहे पे गाड़ी खराब हुई। तो अगर इस तरह के कोई इंसिडेंसेस रिपीट हो रहे हैं, या किसी को ऐसा पूर्वाभास हो रहा है कि यार मेरे साथ यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ, भले ही वो इंसान पहली बार वहां आ रहा हो, पर आ चुका हूँ, तो ये आभास जनरली तभी होता है जब आपका मतलब कह लीजिए कि किसी न किसी प्रकार से मतलब एक तो पुराने जन्म का कर्म है, वो अलग बात है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलरली आपको वहां कोई नॉन एनर्जी मिल गई हो। अब ये नॉन एनर्जी कैसे होती है, जैसे मान लीजिए कि कैसे मैं बताऊँ आपको कि कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि यहाँ पे उनको कोई एक ऐसा एनर्जी है जो उनसे जुड़ना चाह रहा हो, तो वो आपको आभास कराने के लिए आपको यहाँ से फेमिलियर बनाना शुरू कर देगा।
तो अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंसेस बार बार रिपीट हो रहा हो तो इसको बस इतना समझिए कि कभी कभी ये चीज़ नेगेटिव वे में भी देखी जा सकती है। मतलब कि आपको भले ही लग रहा हो कि ये चीज़ आपके साथ पहले हो चुकी है, पर वो एक ऐसी स्पिरिट आपके सामने करवाती है ताकि वो आपके साथ इमोशनली अटैच हो सके, वो आपके साथ स्पिरिचुअली अटैच हो सके, आपसे अपना काम बनवाने के लिए। मतलब अगर उनसे पता है कि तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चिपक जाऊंगी, ऐसा वाला चीज़। ये इसलिए कभी कभी ऐसा पूर्वाभास होता है। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है, आपने कहा कि वो अपना काम बनवाना चाहती है, तो आपने कहा कि बाय द वे अगर आपका बार बार कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी ख़राब हो रही है, या कहीं पर जाकर आपको ऐसा लगता है मैं पहले भी कभी आया हूँ, तो कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है जो आपसे अपना काम बनवाना चाहती हो या आपसे अटैच होना चाहती हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये ज़रूरी है कि वो पॉजिटिव एनर्जी है या फिर वो नेगेटिव ही एनर्जी है जो बार बार गाड़ी ख़राब कर रही है, आपको बार बार उसी जगह पे लेकर आ रही है? ये हम कैसे पता लगाएं? इसको पता लगाने के बेसिकली कोई तरीके नहीं है अनटिल कि आप उस चीज़ की रीडिंग करवाएं, है ना। पर ये है कि अगर कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन डाल करके आपके पास जुड़ना चाह रही होगी और उसकी इतनी अर्ज है, तो बेसिकली वो नेगेटिव एनर्जी होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी कभी आपका नुकसान करा करके आपसे जुड़ने का काम नहीं करेगी। वो आपको एक अच्छा पूर्वाभास करा करके आपसे जुड़ने की कोशिश करेगी। पर जो अड़चन डाल के बार बार आपको जबरदस्ती रोक रहा है कहीं पे, या फिर वो चीज़ आपको महसूस करा रहा है कि मतलब अनजान जगह को जान बनवा के दे रहा है, तो वो तभी कभी इंसान करवाएगा या कोई ऐसी स्पिरिट करवाएगी जब उसे पता है कि आपको माया में डालने के बाद ही आपका विश्वास जीता जा सकता है। क्योंकि पॉजिटिव स्पिरिट को आपके विश्वास जीतने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ आपको एहसास कराने की जरूरत है। पर विश्वास जीतने का काम तो माया से ही संपन्न हो सकता है, तो वो बेसिकली वहाँ से होता है। जी। तो जैसे कि आपको तो बहुत लोग ऐसे मिलते होंगे, ऐसे घर भी में भी आप जाते होंगे जहाँ पे कि नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं, ठीक है। जी। अब आपको मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ पर भी आए तो आपने एकदम से वास्तु को देखा, बात किया, तो वास्तु की गड़बड़ी से कई बार नेगेटिव एनर्जी एनर्जाइज हो जाती है, या फिर अगर कोई पहले से ही वहाँ पर है किसी भी घर में, है ना, तो वहाँ पर वो लोगों को परेशान करना शुरू कर देती है। तो उससे हम किस तरीके से देखोगे? आप उसको साइकिक में जब आप जाते हो तब वो आप देखते हो, या आप इसको वास्तु से जोड़ के देखोगे कि कोई दिशा खराब है और तब वहाँ पे वो एनर्जी एक्टिव है? क्योंकि देखो, कोई भी जगह अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती ही है, ऐसे ही तो कुछ नहीं हो जाता। तो आप मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब भी हम किसी के साथ कोई परिस्थिति खराब देखते हैं, स्पेशली अगर उसके घर से चीज़ें खराब हो रही हैं, कभी कभी ऐसा होता है इंसान अपने घर में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है, बाहर निकलते एकदम ठीक हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सबसे पहले घर को टारगेट करते हैं कि घर में कोई स्पिरिट बैठी है कि नहीं, और अगर बैठी है तो क्या वो सिर्फ घर पे ही रहती है। क्योंकि मैं आपको एक केस समझाता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट रहती है, 1947 जब से देश आज़ाद हुआ है तब से उसका घर आज तक रेनोवेट नहीं हुआ। आप संभावना लगाइए कि उसके घर में 3 मेंबर हैं रहने वाले, और 3 मेंबर इतने सालों में घर से बाहर नहीं निकले। जो मेरी स्टूडेंट है वो सिर्फ साल में 3 बार बाहर निकली। मेरे देखा एग्जाम्पल है। अब मेरे दिमाग में भी एक बार को जब मैंने फ़ोन पे कंसल्टेशन दी थी, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि कोई साल में 3 बार ही निकला हो, या कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि बाहर निकलना पड़े। कह रही नहीं, हमारे परिवार में मेरे पापा हैं, वो कब से घर में ही रहते हैं, घर में उनसे बाहर निकलने का मन नहीं करता। ये घर पता नहीं कैसा सा है, आज तक कुछ रेनोवेशन नहीं हो पाया, इस घर में कोई नई चीज़ नहीं आ पाई। मैंने कहा ये कैसे संभव है? तो रीडिंग निकाली, मैंने कहा तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर पे कोई कांड हुआ था, कहीं कुछ जल वल गया था क्या? तो मैंने सिर्फ आग लगने की ही संभावना दिखाई दी, मुझे बहुत एकदम क्लियर विजन नहीं था। तो उसने बताया कि हमारे ऊपर वाले फ्लैट पे हमारे ही पहले कोई बहुत बड़े रिश्तेदार रहते थे, उनकी बहू उन्हें पसंद नहीं थी, उन्होंने उसे वहां जिंदा जला दिया था, जिसकी डेफिनेटली वो तो फिर नेगेटिव एनर्जी होनी पूरा है। मकान श्रापित है उस वजह से। अब उस पूरे मकान में ना तो कोई किराएदार आता है, और आता है तो फिर टिक नहीं पाता है, और वो पूरा मकान आज तक कभी जीर्णोद्धार हुआ ही नहीं उसका। तो जैसे कि आपने अभी अभी बताया कि आपके कोई स्टूडेंट थे और उनके घर पे कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए, जैसे कि आपने एक इंसिडेंट बोला कि उनके घर में कोई जल के मर गया था, तो डेफिनेटली वो पूरा नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर होगी ही। और जब मोक्ष नहीं मिलता है तो भी हम ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि कुछ चौराहे हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं, ऐसे घर हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी हमने ये बातें कर ली कि ये सब चीज़ें होती हैं, हमें दिखती हैं, हम इनको समझ सकते हैं, जी ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वे में हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ महसूस हो रहा है तो प्रिकॉशन के तौर पर, चलिए जब हम आपसे मिलेंगे, किसी को बुलाएंगे, कुछ पूजा पाठ करेंगे, वो बात की बात है,
लेकिन इमिडिएटली हमें प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए उस टाइम पर अगर हमें ऐसा कुछ फील हो रहा है? कुछ भी ऐसा फील होता है तो सबसे पहले तो अपना, अगर आप कहीं बाहर हैं तो वापस घर में आने के बाद अपनी नज़र उतारें। दूसरा, अपने लिए एक रक्षा कवच को तैयार करने का काम करें। अब रक्षा कवच कोई फिजिकल रूप का नहीं होता, कभी कभी स्पिरिचुअल रूप का भी होता है कि आप अगर पूजा पाठ हवन यज्ञ करते हैं वो भी रक्षा प्रदान करती है। आप किसी प्रकार का कोई कलावा धागा या कोई ब्रेसलेट या कोई अंगूठी या कुछ भी ऐसा पहनते हैं उसमें भी रक्षा कवच प्रदान होता है। पर जो सामान्यतः जो सबसे ज़्यादा मजबूत तरीका माना जाता है रक्षा कवच प्रदान करने का, वो है अनुष्ठान को पूरा करके अपने लिए कवच बनाने का। अभी अनुष्ठान कैसे होता है कि आप बेसिकली क्या करते हैं कि डेली किसी भगवान जिसको भी आप मानते हो, देवी देवता आपके पूर्वज जिसको भी आप मानते हैं, उनके सामने एक निश्चित समय पे निश्चित जगह पर निश्चित समय के लिए अंतरकाल में आप उनके सामने पूजा करके आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और जितनी बार आप मंत्र उच्चारित करते हैं उतनी बार आप किसी चीज में उस एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है। सबसे बेस्ट होता है कि आप अपनी हाइट का धागा ले लीजिए और उस हाइट के धागे में जितनी बार आपने मंत्र बोला उतनी बार गांठ बांधते चले जाइए। अच्छा। जैसे आपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ी, आपने एक गांठ बांधी, दूसरी बार हनुमान चालीसा पढ़ी, दूसरी गांठ बांधी, अगले दिन फिर हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर गांठ बांधी। और इस तरीके से आपकी हाइट के धागों में जब पूरे गांठें लग जाती हैं, जैसे मान लीजिए आपने संकल्प भी बांध लिया कि मैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा या 1008 बार पाठ करूंगा, तो उतनी गांठें आपने बांधी, उसका माला बनेगा या ब्रेसलेट बनेगा, जो भी बनेगा उसे आप धारण कीजिए, तो ये रक्षा कवच बन जाता है। ऐसे बहुत सारे मतलब पंडित और बहुत सारे लोग इस तरह का रक्षा कवच लोगों को प्रदान करवाते हैं, तो मंत्रों की शक्ति आपको बचा के रखती है। दूसरा तरीका सबसे बेस्ट ये है कि आप जो है हमेशा नजर उतारने का काम हमेशा करें, क्योंकि ऑरा के ऊपर इफेक्ट आता है। हाँ। और ऑरा क्लीन रहने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप उस पे झाड़ा हमेशा लगाते रहें। तो ऑरा अलग अलग तत्वों से क्लीन होती है। हर राशि वाले इंसान के लिए अलग अलग तत्व बने हैं क्लीन करने के लिए। कुछ लोगों का जल से नजर उतरता है, कुछ लोगों का अग्नि से नजर उतरता है, कुछ लोगों का नमक से नजर उतरता है। बहुत तरीके हैं। नमक बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है जी। और ये जो आपने कहा कि पूरा आपने एक बराबर का धागा लेकर आपको एक संकल्प के साथ में हनुमान चालीसा तो सभी पढ़ते हैं, बहुत कॉमन है, तो आप वो करके कर सकते हैं। तो ये धागा जो है किस कलर का होना चाहिए? क्योंकि काला धागा ये जो मौली रक्षा कवच जो होता है, अच्छा, वो रेड कलर का जो हम लोग जो हमने भी पहना हुआ है, जी वही, तो उसको ही लेकर आप ये कर सकते हैं और फिर उसको अपने हाथ में या अपने गले में आप बांध सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए, इस चीज को करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त भी देखना चाहिए? भगवान की पूजा करने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी आपने कहा कि हर राशि के लिए एक अलग तत्व है और उसके अकॉर्डिंग उसकी नज़र उतारनी चाहिए। अब ये नमक से तो सब लोग कॉमन नज़र उतार लेते हैं, सभी हमारे घर में हमारी जो भी महिलाएं हैं उन सबको पता है कि नमक से नज़र उतरती हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले समझिए 12 राशियों के 12 स्वामी हैं और हर एक स्वामी एक अलग तत्व को संबोधित करता है। जैसे मेष राशि मंगल से रिप्रेजेंट होता है। मंगल जो है पृथ्वी तत्व का देवता है या अग्नि तत्व का देवता है, क्योंकि पृथ्वी का पुत्र है और अग्नि का कारक है। तो मंगल अग्नि का कारक है, तो अग्नि को बुझाने का काम करेगा। जल, तो ऐसे लोगों को पानी में नमक मिला करके नहाना चाहिए। अच्छा। नहाने से नजर उतरेगी इनकी। अब जैसे कि वृषभ राशि है, वृषभ राशि जल तत्व का देवता है। अब जल को काटता कौन है? अग्नि काटती है, इनकी अग्नि से नजर उतरेगी। तो आग, यानी कि जैसे कि वो सरसों की बाती बना करके उससे जो आग लगा करके जो नजर उतारते हैं, हाँ, इस तरह का कोई काम। मिथुन राशि, मरकरी जो है ये मरकरी का प्लान का एसोसिएटेड होता है इससे। अब मिथुन राशि का स्वामी अगर बुध है, तो बुध जो है आकाश, अनंत आकाश या वनस्पति को रिप्रेजेंट करता है, पेड़ पौधे हरी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो इनकी जो नजर उतरती है ये मिट्टी में चलने से उतरती है या मिट्टी से नहाने से उतरती है, अर्थ एलिमेंट से उतरती है। एक मिनट, आपने कहा कि वृषभ राशि वालों को वो दिया जला करके, तो ये कौन से तेल का दिया? क्योंकि सरसों के तेल के बाती से सब लोग नजर उतारते हैं जी, तो वो तो हम सैटरडे को करते हैं जी। तो ये कब करें? ये भी सैटरडे को ही किया जाता है। अच्छा। शनि जो है संरक्षण प्रदान करने का भी काम करता है। शनि कार्मिक चीजों का देवता है, कर्मों का देवता है, इंसाफ का देवता है। तो आप अपनी नजर उतार करके अपने शरीर के साथ इंसाफ की तो गुहार लगा रहे हैं, तो बेसिकली शनि के तत्वों से ही नजर सबसे पहले उतरती है जी। और आपने कहा मिट्टी से नहाना जी, मिट्टी कितनी ले? कई लोग बहुत भर के मुल्तानी मिट्टी से नहा सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया, मुल्तानी मिट्टी से नहाइए, बेस्ट होता है। तो मुल्तानी मिट्टी से नहाना सबसे बेस्ट होता है। तो थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेके आप लगा लीजिए। इसको भी करने का कोई डे है? नहीं, ऐसा कुछ डे नहीं है, क्योंकि नजर लगने का भी कोई डे नहीं है, तो उतारने का डे कैसे हो सकता है? बिल्कुल। अब इसके बाद में कर्क राशि जी। कर्क राशि चंद्रमा से डिनोट होती है। चंद्रमा जो है शीतलता का देवता है, ये भी जल तत्व का प्लैनेट है। अब जल तत्व अगेन अग्नि आ गई, तो इनको भी अग्नि से ही नजर उतारनी चाहिए, अपोजिट में जाना पड़ेगा। हाँ। इसके अलावा फिर उसके बाद आ जाता है सिंह राशि। सिंह राशि जो है सूर्य जलती
आग का गोला है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसको भी अगेन वाटर ही शांत करेगा। ठीक है। इन्हें नहा करके नजर उतारनी चाहिए। तो इन्हें किस चीज से नहाना चाहिए? इनको नहाना तो पानी से ही चाहिए, पर पानी में नमक डाल करके नहाए सबसे बेस्ट होता है, या एप्सम सॉल्ट आता है, हाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड, बिल्कुल। इससे डाल करके नहाए। क्यों? क्योंकि अच्छा। इनके शरीर की ऊर्जा ही इनका स्तोत्र है, इनकी पहचान है। जी, और जब जी। इनको नजर लगती है तो इनकी नजर से इनकी शरीर की ऊर्जा बहुत चली चली जाती है। और मैग्नीशियम क्लोराइड जब भी शरीर में प्रवेश करता है वो आपके अंदर वापस से ऊर्जा भर देता है। तो ये इनके लिए सबसे बेस्ट होता है। जी, इस नमक को हम स्पा वगैरह में भी देखते हैं। एग्जैक्टली, हाँ जी, हाँ जी। तो ये वो होता है। जी। तो ये बाथ सॉल्ट भी बोलते हैं हाँ, इसको। बिल्कुल, तो ये वो बिल्कुल। चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कन्या। कन्या राशि की, तो कन्या राशि का सीन क्या है? कन्या राशि जो है अगेन बुध से रिप्रेजेंट जी, होता है। बिल्कुल। अब बुध वालों को फिर से अगेन या तो फिर आप मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी से नहाने का काम करें, या कॉफी पाउडर से नहाने का काम करें। तो ठीक कॉफी है। पाउडर बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि कॉफी एक तरह का स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंट है। ये किसी चीज को एब्जॉर्ब करने का काम तो ये करता है। मिथुन वाले भी कर सकते हैं हाँ, कॉफी बिल्कुल, से नहाने हाँ, का? ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर तुला राशि की, तो तुला राशि वालों के साथ कीन है अगेन शुक्र का प्लैनेट है। शुक्र अगेन जल तत्व, तो अगेन अग्नि, तो इनको अग्नि से नजर उतारनी चाहिए। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि अगेन मंगल का स्वामी है, तो जी। मंगल जो है फिर से धरती का पुत्र हो हाँ गया, जी। तो इनको फिर से जल से नहाना चाहिए। जल में नमक डाल करके नहा सकते ठीक हैं। है। और चाहे तो, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है मंगल की एक ऐसी खास राशि है जिनके अंदर ऊर्जा का प्रभाव मेष राशि वालों से ज्यादा होता है। है। तो वृश्चिक राशि वालों को पानी में पानी के नहाने के साथ साथ जो है इनको जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने शरीर को ठंडा रखें, क्योंकि इनकी बॉडी में ऊर्जा बहुत तेज होती है। तो शरीर को ठंडा रखने के लिए ये मतलब जैसे कि ना अपने हाथ पैर के तलवे में जो है बेसिकली ठंडी चीज़ का कोई भी मतलब अगर उपकरण लगा सकें या कुछ भी ऐसा जैसे जिसके हाथ पैर ठंडे रहने से, तो इनकी नज़र भी तब भी उतरती है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या लगाएं? बर्फ लगाएं, क्या लगाएं? सर्दी में तो बर्फ नहीं लगा सकते, पर ये पानी में पैर डाल के रख लें, ये भी बहुत अच्छा होता है इनके थोड़ी लिए। सी देर हाँ, के लिए। हाँ, तो ये चीज़ इनके लिए बहुत अच्छी होती है। या हाथ पैर के तलवे साफ रखें, इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, क्लीन जी, क्लीन तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद आ जाते हैं हम धनु राशि पे। तो धनु राशि वालों के साथ क्या सीन है कि ये इनका बृहस्पति प्लैनेट होता है। बृहस्पति लकड़ी की चीज़ों का देवता है। अब बृहस्पति वालों की जो नज़र उतरती है ये बहुत खास तरीके से उतरती है। ना तो ये नमक से उतरती है, ना तो कॉफ़ी पाउडर से उतरती है, ना किसी चीज़ से उतरती है। बृहस्पति वाले सिर्फ मंदिर में जा करके नजर उतार सकते हैं। तो मंदिर में झाड़ा लगवा लें। मंदिर में झाड़ लगवा लें, या फिर मंदिर की आरती को अटेंड करें। अच्छा, वो जो हम लोग अपने सर पे लेते हैं, जो जोत लगाते हैं, क्योंकि बृहस्पति वैसे तो अग्निदेव के पुत्र हैं। अग्निदेव की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के ऋषि अंगीरा ने बृहस्पति को आशीर्वाद दिया था कि बृहस्पति प्रेजेंट होगा, बृहस्पति पैदा होगा। तो क्या सीन है कि ये अग्निदेव के पुत्र हैं, तो इनके ऊपर अग्नि का भी प्रभाव बहुत रहता है, और इनके ऊपर जल तत्व और लकड़ी चीजों का भी प्रभाव बहुत रहता है। तो इसके लिए इनकी नजर जनरली स्पिरिचुअलिटी से उतरती है। तो बृहस्पति वाले पूजा पाठ करना शुरू करें, भगवान की भक्ति में मन लगाएं। अब हर समय मंदिर जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो इन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनको एकांतवास में रहना चाहिए, क्योंकि इनको किसी और पे भरोसा हो उससे ज्यादा इन्हें खुद पे भरोसा होता है। तो ये खुद के साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो धीरे धीरे करके इनकी एनर्जी वैसे ही क्लीन अप हो जाती है। तो आइसोलेशन इनके लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं मकर राशि की। तो हाँ, शनि की राशि है। तो शनि की राशि वालों को, और कुंभ राशि ये भी शनि की राशि है, इनको नजर लगने की संभावना वैसे तो होती ही नहीं है। अच्छा। और अगर गलती से इनको लग भी गई तो ये जानवरों के साथ जितना टाइम स्पेंड करें इनकी नजर उतर जाएगी। या फिर इनके लिए तो सबसे बेस्ट ये है कि ये नजर उतारने से ज्यादा नजर को वापस भेजने का तरीका जान ले, क्योंकि शनि वाले अगर किसी को बदुआ देने पे आ गए तो वो किसी को नहीं छोड़ते। कुछ नहीं करना है, दोनों कलाई पे 2-2 सरसों की बूंद लें, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कलाई से कलाई को रब करें, और ये बोलें जो कुछ भी मेरे पर किया कराया है, जिसकी भी नजर लगी है सीधा उसी के पास वापस चली जाए। और अगर ऐसा ही करेंगे, तेल ले ले, ड्रॉप तेल ले लें ऑयल, और उसके बाद में उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसको करना है। ठीक है। तो इससे इनको आसपास जो जल्दी बीमार पड़ेगा या जिसके साथ नुकसान होगा पता चल जाएगा कि यही कर रहा था। ऐसा करने के बाद तो वो बंदा सामने से मतलब बीमार पड़ जाएगा या उसको कुछ भी हो जाए, उसके साथ भगवान शनि इंसाफ कर देंगे, और ये बात उनको पता भी चलेगी। ऐसा नहीं कि पता नहीं चलेगी, पता भी चलेगी, क्योंकि शनि जब इंसाफ कराता है ना तो दिखा कर कराता है कि देख बेटा मैंने तेरे लिए इंसाफ कर दिया। तो ये चीज़ होती है। बिल्कुल, क्योंकि न्याय के देवता हैं जी। इसके बाद में फिर जुपिटर आ जाता है अगेन मीन राशि। अब मीन राशि में क्या सीन है, मीन राशि जुपिटर का देवता है अगेन। तो इनको भी बेसिकली क्या चीज़ है, अगेन एकांतवास, स्पिरिचुअलिटी, और इनको थोड़ी देर मौन रहना चाहिए।
क्योंकि ये क्या है ना, जब तक ये अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते तब तक इनके साथ कोई काम नहीं बनता। और मीन राशि वालों के साथ में एक चीज़ और है कि इनको जनरली क्या है कि मीन राशि का अगर आप सिंबल देखेंगे तो उसमें 2 मछली दिखाई हाँ जाती जी, है बिल्कुल। ना, अगेन जल तत्व दिखाया हाँ। जाता है। हालांकि बृहस्पति जल तत्व का देवता है हाँ, नहीं, बिल्कुल। सिंबल वैसा बनाया हाँ जाता जी। है। तो मीन राशि वालों को अगर कभी पॉसिबल हो तो इनको नजर उतारने के लिए क्या करना चाहिए, किसी पानी के बहुत बड़े स्तोत्र के पास चले जाना चाहिए, जैसे नदी अच्छा। तालाब। अगर स्तोत्र ना मिले तो एक्वेरियम रखना शुरू कर देना चाहिए। अगर ये मछली पाल सके तो इनको नजर लगने की संभावना कभी नहीं बनेगी। मछली में ठीक है। भगवान नारायण वास करते जी, हैं हाँ, और बिल्कुल। नारायण जो है साक्षात रूप से जो है भाई पालन करता है, उनके रहते तो बिल्कुल, कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मछलियों की सेवा या मछलियों के पास जाना या जल हाँ, हाँ। तत्व के पास जाना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। सो थोड़े से पैर किसी नदी में जाकर भिगो लीजिए हाँ, या ये भी गंगा कर जी सकते स्नान हैं। हाँ। करके आ जाइए तो आपकी नज़र उतर सकती हैं। जी। तो बहुत अच्छी आपने ये वाली एक नॉलेज दी कि नज़र कैसे हम आराम से अपने आप भी उतार सकते हैं। जी। जी। अब वैलेंटाइन डे आ रहा है जी। और आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, जी। तो मैं जानना चाहूँगी कि इस बार लव लाइफ कैसी रहने वाली है नंबर्स के हिसाब से। नंबर्स के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो वैलेंटाइन डे, अगर ये सूर्य का साल है, जी। सूर्य जो है ये कर्मठ प्लैनेट है, मतलब कामकाजी प्लैनेट है। और कामकाज को प्यार मोहब्बत पसंद नहीं और प्यार मोहब्बत वाले को कामकाज पसंद कामकाज नहीं। पसंद। तो ये समझ लीजिए कि इस साल प्यार मोहब्बत में थोड़ी सी कशमकश रहने वाली है। हर किसी को प्रेम प्राप्त नहीं होगा। प्रेम उन्हें प्राप्त होगा जो स्टैंड लेने का काम करते हो, क्योंकि सूर्य लीडरशिप क्वालिटी रखता है और जी। सूर्य के साल में उन्हीं का प्यार टिकेगा जिनके पास कमिटमेंट का प्लान तैयार हो। जो कमिटमेंट नहीं देना चाहते या जो सिर्फ सिचुएशन में रहना चाहते हैं, सिर्फ नाम का प्यार करना चाहते हैं, उनका वैलेंटाइन अच्छा नहीं जाने वाला। लेकिन अगर कोई कमिटमेंट के इरादे से इस बार अपने प्यार मोहब्बत वाले इंसान को प्रपोज करेगा या जी। उसके साथ अपने चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर उसका जो है अच्छा जाएगा। सबसे ज़्यादा खास नंबर वाले जिसका ये वैलेंटाइन वीक बहुत अच्छा जाने वाला है जी। वो है 7 और 8। अगर कोई भी अच्छा। 7 और 8 की डेट ऑफ बर्थ रखता हो, जैसे कि मूलांक में 7 हो या फिर कहीं ना कहीं आप समझिए कि वो 7वें महीने 8वें महीने में पैदा हुआ है, तो अच्छा। भी इन लोगों के साथ जो है वैलेंटाइन वीक जाने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। अच्छा। और इनको एक तरीके से कह लीजिए कि कमिटमेंट मिल जाएगा, ऐसा समझिए। अच्छा, नंबर 7। तो आप तो वैसे भी लकी हो और कमिटमेंट भी मिल जाएगा जी। और बाकी नंबर 2 फिर उसके बाद बाकी नंबरों की बात करें तो नंबरों में क्या सीन है कि अब आप समझिए कि 4 ग्रह जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं वैलेंटाइन वीक से के समय पे। जी हाँ। 13 जनवरी से जो है सूर्य प्रवेश कर रहा है और बाकी और भी प्लैनेट्स, मरकरी जो है 14 जनवरी से कर रहा है, 16 जनवरी से जो है शुक्र कर रहा है जी, मकर राशि में सारे प्रवेश कर रहे हैं। तो आप समझिए कि इनमें से 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो प्रेम को सपोर्ट करते हैं, यानी कि एक शुक्र और दूसरा मरकरी। और 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो प्रेम प्रसंग को सपोर्ट नहीं करते, एक सूर्य और मंगल। तो ये समझिए कि 2 दुश्मनों की आपस की लड़ाई इस समय में होने वाली है। ऐसे में आप समझिए नंबर 1 वालों को अगर कमिटमेंट देना है तो इन्हें प्यार मिलेगा या कामकाज के इलाकों से प्यार मिलेगा, यानी कि ऑफिस में प्यार ढूंढ सकते हैं ये, या किसी वर्क प्लेस से प्यार ढूंढ सकते हैं या अपने कोलीग से प्यार करने की संभावना को उम्मीद कर सकते हैं। अगर नंबर 2 की बात करें तो इनको जो है ऐसा समझिए कि इनको प्रेम प्रसंग मिलेगा लेकिन एक साथ 2 लोगों के साथ कंफ्यूजन में मिलेगा। मतलब ये कंफ्यूज रहेंगे कि इनसे मुझे हाँ मिली है सुनने को, ना मिली है सुनने को, या फिर एक से ज्यादा लोगों से कमिटमेंट का इशू मिल सकता है। अच्छा। ऐसा हो सकता है। नंबर 3 वालों के लिए प्यार मोहब्बत तो इस साल थोड़ा सा मुश्किल है। मीन राशि में इस समय शनि बैठा हुआ है और बृहस्पति भी इस समय ऐसी राशि में बैठा हुआ है कि जो प्रेम प्रसंग को सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे में नंबर 3 वाले अगर भगवान पूजा पाठ में दिमाग लगाए तो वो ज्यादा बेहतर है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नंबर 4 की, तो नंबर 4 वालों को जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप प्राप्त होगा। हो सकता है कमिटमेंट मिले पर किसी बहुत दूर दराज के इलाके वाले इंसान से मिले। नंबर 5 वाले अगर ये अपनी भाषा को लिखित रूप से प्रेजेंट करते हैं तो इनका वैलेंटाइन बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर यानी कि लेटर किसी को दे दो, व्हाट्सएप पे चैट करके बना दो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लो या फिर आप टेक्स्ट करके बात करो, कॉल पे बात मत करो, तो इनका वैलेंटाइन बहुत अच्छा जा सकता है। नंबर 6 वाले कोशिश करें कि इस साल प्रेम प्रसंग में ना ही पड़े, क्योंकि ये साल इनके लिए करियर बनाने का है। तो अगर ये करियर पे ज्यादा ध्यान देंगे और या फिर करियर में अपने किसी उम्र दराज इंसान से अगर ये किसी प्रेम प्रसंग की उम्मीद कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। और इसके अलावा नंबर 7 के लिए तो मैंने बताया ही आपको, इनके लिए तो बहुत अच्छा जाने वाला है। नंबर 8 के लिए भी बहुत अच्छा जाएगा। नंबर 9 वाले जो है इनके लिए भी रिलेशनशिप अच्छा जाएगा, पर ये इम्पल्सिव ना हो, थोड़ा रुकें। सामने वाले से कंपैरिजन की कोई बात, तुलना करने की कोई बात या फिर चिढ़ने के जिद करके कोई चीज प्रेजेंट ना करें, क्योंकि नंबर 9 वालों के पॉजिटिव नहीं होना है रिलेशनशिप। एग्जैक्टली, ये बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत जिद्दी हैं, बहुत चिड़चिड़े लोग होते हैं ये लोग, तो इनके साथ ये चीज होती है। तो ये सारे नंबरों की कहानी इस तरह से चलने वाली है। चलिए, सो नंबर 8 बताया तो शनि और केतु, ये नंबरों वालों की तो कहानी बहुत अच्छी चलेगी। चलिए,
तो वैलेंटाइन डे पे भी आप लोगों को टिप मिल चुके हैं कि आपके नंबर के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि बहुत सारी नॉलेज मुझे आपसे मिली है, हमारे व्यूअर्स को मिली है। हम आपको देखने के बाद लोग कहेंगे कि हम भी एक साइकिक रीडर बन जाएं। तो आपने कहा कि ये जो आपको इंट्यूशन होता है, तो क्या ये आम इंसान भी एक साइकिक रीडर बन सकता है? मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ। तो अगर मैं आम इंसान की बात करूँ तो साइकिक रीडर हर कोई तो नहीं बन सकता, पर अगर किसी को ये पता हो कि उसके आसपास पूर्वजों की शक्ति है, या किसी इंसान को अगर आप समझिए कि थोड़ा बहुत भी इंट्यूशन आता हो, तो उसकी इंट्यूशन को एनहांस करने का काम जरूर किया जा सकता है। अच्छा। उसी को ही साइकिक रीडर बोलते हैं। क्योंकि बेसिकली साइकिक रीडर बनने की 3 कंडीशन है। या तो आप किसी प्रकार के पूर्वज देवी देवताओं को प्रसन्न कर लें, या तो आप किसी प्रकार से तपस्या स्वरूप जो है आप किसी ऐसी शक्ति का जो है आशीर्वाद प्राप्त कर लें कि आपको किसी प्रकार की जो है दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाएं, या फिर आप किसी ऐसे हादसे से अवगत हो जाएं, या किसी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डाल लें जहां पे आपके साथ कोई अननोन स्पिरिट आपसे अटैच हो जाए। इन्हीं 3 कंडीशन में आपको साइकिक रीडिंग प्राप्त हो सकती है। जैसे कि मैं ये मान के चलूं कि या तो आप कोई साधना कर लें जी, तब आपको कोई शक्ति मिल जाए, हाँ जी, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा आपके साथ हो जाए, घटित हो जाए, जहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाए तो कि कुछ स्पिरिट मिल जाए, या कोई ब्लेसिंग आपको किसी सोल की आपको मिल जाए, तब आपको इंट्यूशन आना शुरू होती है। यहाँ पे बहुत से लोग एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं कि बाबा बागेश्वर को तो सभी जानते हैं, तो क्या बाबा बागेश्वर भी हम एक साइकिक के तौर पर देख सकते हैं, या फिर बाबा के पास कोई शक्तियां हैं? बिकॉज वो तो कहते हैं हनुमान जी की शक्ति उनके साथ काम करती हैं, और मेरा भी विश्वास वैसा ही है, बट लेकिन लोग उनके बारे में कुछ बातें करते हैं, तो मैं यहाँ पर आपके विचार भी जानना चाहती हूँ। आपने एक स्टेटमेंट बाबा बागेश्वर धाम का देखा होगा। उन्होंने कहा कि मैं इतने साल से भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, भगवान के चरणों में लीन हूँ, आज तक हनुमान जी का एक बाल तक नहीं मिला, है ना। ईश्वर के दर्शन तो इतने आसानी से हो नहीं सकते, और आज के कलयुग में तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ईश्वर का तो हाथ नहीं है, लेकिन आप समझिए कि ये शक्तियां जो प्राप्त होती हैं, उन्होंने अपने आसपास जब भी कभी भी कोई भी कथा का काम किया है, जब भी दरबार लगाया है, उसके गुरु की फोटो आपको पीछे दिखती है। हाँ बिल्कुल, उनके जो दादाजी हैं। जी, अब इनके दादाजी बहुत बड़े तपस्वी थे। तो दादाजी तपस्वी थे, तो सीधी सी बात है दादाजी जाते जाते कुछ तो अपनी शक्तियां आगे विरासत में प्रदान कराएंगे। क्योंकि शक्ति कभी भी भस्म नहीं होती। एनर्जी कैन नॉट बी नाइदर क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो ये एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब जो भी उनके पूर्वज के पास थी, वो पूर्वजों की शक्ति इनको प्रदान हुई, और ये उनके पूर्वजों की ही कला है जो इन्होंने आज तक अपने पास संभाल के रखी है। तो जैसे कि वो कहते भी हैं कि मेरे दादाजी ने मुझे बुलाया था, और फिर उन्होंने मुझे कुछ नहलाया या कुछ ऐसा कुछ, वो बताते हैं चारों तरफ रोशनी हुई, सारी चीज़ें हुई। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी इन चीज़ों पर सवाल उठाते हैं कि कैसे उन्हें पता। कोई कहता है करण पिशाचनी है, कोई कहता कुछ है, लेकिन सबके अपने अपने थॉट्स हैं। बट मैं खुद पर्सनल तौर पे ऐसा मानती हूँ कि बाबा बागेश्वर के पास में कोई अच्छी शक्ति है जो बाबा को गाइड करती है। अब मेरे को एक छोटा सा लॉजिक बताइए। हनुमान चालीसा में एक स्टेटमेंट है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, इसी वजह से मेरा विश्वास है बाबा बागेश्वर के लिए तो कि कोई खराब शक्ति उनके पास नहीं कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर कर्ण पिशाचनी है, पिशाच भी तो एक तरह की दैवी शक्ति थोड़ी, वो तो दानवी शक्ति है, और दानवी शक्ति भगवान की भक्ति करने वाले इंसान के पास कैसे पहुंच जाएगी? ये तो हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल। तो ये पूर्वजों की शक्ति का ही अनुकंपा है जो उनके साथ अब तक विराजमान है। अदरवाइज और कोई चीज है ही नहीं ऐसी जो मार्केट में बनी हो, जो आ जाए सामने। बिल्कुल, तो ये चीज नहीं हो सकती। तो साइकिक बनने के लिए भी आपको साधना की ज़रूरत है, और ये भी तब पॉसिबल है कि जब आपके पास्ट के कर्मा कुछ ऐसे रहे हों जिनकी एनर्जी आपको, या जिनका एक प्रारब्ध की कुछ फल आपको इस जन्म में मिले, तो आप एक साइकिक रीडिंग कर सकते हैं। बाकी देखिए, इस टाइम पर मैं ऐसे मानती हूँ कि कलयुग में, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि कलयुग में भगवान बहुत पास हैं, बस आपकी आंखों पे पर्दे इतने गहरे पड़े हुए हैं कि आप उसको उठा नहीं पाते हो ना अपने कर्मों के थ्रू। तो अगर वो पर्दे उठ जाएं तो शायद आप भी एक अच्छे साइकिक रीडर बन सकते हैं। सो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि एक साधना की ज़रूरत है जी। और आपकी बड़ी छोटी उम्र में आपने इतनी अच्छी साधना की हुई है, क्योंकि कोई भी जब हम ऑकल्ट साइंस में आते हैं तो एक साधना तो चाहिए ना जी। हाँ, तो आपके पास जब कोई स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि आप काफ़ी लोगों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो आप किस तरह की उनसे साधनाएं कराते हैं? कुछ मेडिटेशन कराते हैं, क्या करवाते हैं? मैं आवाहन करवाता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब कोई भी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, हाँ जी, तो जो चित्रगुप्त भगवान है, जो यमराज के असिस्टेंट हैं, वो उनसे सवाल करते हैं कि उस शरीर को त्याग देने वाली आत्मा से सवाल करते हैं कि अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें वैतरणी का तट पार करना है,
मोक्ष को प्राप्त होना है, ठीक है। अगर उसके भाग्य में मोक्ष लिखा होगा तो, या फिर आपको अपने ही कुल में किसी और रूप में जन्म लेकर के वापस अपने कुल में वापस जाना है, कोई अधूरा कार्य पूरा करना हो तो, या फिर आपको प्रेत योनि में फंसे रहना है, मतलब भूत पिशाच चुड़ैल डाइन बन के ही रहना है। ये 3 ऑप्शन मिलते हैं केबीसी की तरह। अब वो आत्मा तय करती है कि उसको क्या उसको चाहिए। अगर उसने ये बोल दिया कि मुझे री इनकारनेशन चाहिए, तो वो आपके ही परिवार, अपने ही कुल में किसी भी रूप में, चाहे किसी एंसेस्टर्स की तरह, जैसे कोई नया बच्चा बॉर्न हो रहा हो तो वो पूर्वज का ही रूप होता है, या कोई डॉग आ जाए आपके परिवार में जो कि आपके पूर्वज का ही कहानी हो सकता है, आपके गार्डन में उगने वाला पेड़ भी पूर्वजों की शक्ति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी लिविंग फॉर्म में आपके पूर्वज आपके कुल में वास करने वापस आ जाते हैं। या तो ये ऑप्शन होता है, या तो अगर वो प्रेत योनि में फंसे रहने की इच्छा रखते हो तो वो प्रेत योनि में फंसने के बाद आपके कुल में किसी एक इंसान के साथ जुड़कर रहना पसंद करेंगे, जिससे उन्हें पता है कि ये उन पे विश्वास करेगा। जैसे मेरे साथ मेरे पूर्वज की एक शक्ति जुड़ी है और मुझे विश्वास है कि ये वही है, तो मुझे वो दिखाई भी देते हैं, मुझे वो समझ में आते हैं कि हाँ ये उन्हीं का आशीर्वाद है। क्यों वो मेरे साथ जुड़ते हैं? क्योंकि उनको इस बात की इच्छा होती है कि ये मेरा वो काम करके दिखा देगा, मुझे वो संतुष्टि की फीलिंग दिलवा देगा जो शायद मैं अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाया, और ये चीजों से पूर्वज जुड़ते हैं। तो मैं उन्हीं पूर्वजों का आवाहन करना अपने बच्चों को सिखाता हूँ कि अगर तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा पूर्वज जुड़ा है, जैसे किसी माँ के अगर कोई बच्चे अकारणवश जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मिसकैरेज हो जाए, तो वो भी पूर्वज होता है। अगर किसी प्रकार से किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाए, मरते मरते कोई अपने ही कुल के किसी इंसान को याद करते हुए चला जाए, तो वो उसके साथ अटैच हो जाता है। मरने के मरणोपरांत भी वो उस कुल के उस वंश के साथ रहना पसंद करता है, और ऐसे में बस उसको पहचानने की देर है। जब आह्वान के रूप से वो आपके सामने आ जाते हैं, उनकी शक्ति, उनका एहसास आपको जाता है, तो निश्चित तौर पर फिर आपके साथ मैजिक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी। एक इंसिडेंट हुआ था जी, जिस जगह पे हम बैठे हैं, इसी के आसपास की एक जगह थी जहाँ पर एक ही परिवार ने एक किसी अपने ही परिवार के कहने पर कि मेरे पिता मुझे गाइड कर रहे हैं और आप फांसी लगा लो, है ना। तो वो उन्होंने एक पूरे ही परिवार ने फांसी लगाई थी, और आपको वो सारा इंसिडेंट कुछ छुपा हुआ नहीं है, बड़ा फेमस है, उस पर वेब सीरीज वगैरह सब बन गई है। तो वो क्या सच में ही उसे गाइडेंस मिलती होगी या फिर कुछ दिमाग का भ्रम था? मैं आपको अपने रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी स्टूडेंट है और उसकी एक सगी बहन, मतलब सगी कैसे कहें, मतलब मौसी की लड़की कह लीजिए, तो उनके पिता की मृत्यु हो गई अकारणवश। अब वो छोटी बच्ची को वो अपनी दीदी से कहती है कि पापा मुझे खिड़की के पास बुला रहे हैं, क्योंकि उनके पिता ने मतलब अकारणवश तो क्या कहे, लोग कहते थे कि खिड़की से कूद के जान दे दी, ऐसा कहते थे। ठीक है। तो अब वो छोटी बच्ची कहती थी कि पापा मुझे खिड़की बुला रहे हैं, पापा मुझे खिड़की, बच्चे को दिख रहे हैं। हाँ, बच्चे को दिख रहा है, तो ऐसा उनको कहते थे। तो सारे घर वाले एकदम ऐसे नकार देते कि बच्ची है, ऐसी बोल रही है। एक दिन वो कही कि हम आज स्कूल नहीं जाएंगे, आज पापा ने मुझे बोला है कि आज स्कूल नहीं जाना, आज मेरे साथ चलना है। अच्छा, ठीक है। अब ये बात पे किसी ने विश्वास नहीं किया, बंदी अगले पल खिड़की से कूद गई। तो अब सीन क्या होता है, कोई भी बाप अपनी बेटी की मृत्यु चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा ना। नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, कोई नेगेटिव स्पिरिट आपके सामने अपने ही परिजनों का रूप लेकर के आपकी मृत्यु डिमांड करने आपके पास चली आती है। अच्छा। तो कोई भी परिजन आपका जीते जी भले नुकसान चाह ले, मरणोपरांत नहीं चाह सकता। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंस जैसा आपने बताया कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ये किसी नेगेटिव स्पिरिट की वजह से ही हो सकता है, आपका कोई अपना ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो भी उनके घर में मेंबर थे और जो कहते थे कि मुझे मेरे फादर गाइड कर रहे हैं, वो फादर नहीं है, वो फादर के रूप में कोई और है। तो वो भ्रमित होकर उन्होंने वो इंसिडेंट वो पूरा किया। एग्जैक्टली। ठीक, मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जिसमें स्पिरिट की होस्टिंग इस हद तक चली जाती है कि कुछ लोगों को फिजिकल असॉल्ट महसूस होता है, कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उनको कोई छेड़ रहा है, उनको कोई टच कर रहा है, उनको कोई घूर रहा है, ये सब भी महसूस होता है। तो ये सब केसेस बहुत आते हैं। कई बार अगर आपके घर में या किसी ऐसी जगह पे आप जाते हैं जहाँ पे कोई नेगेटिव स्पिरिट हो, तो क्या कोई स्मेल वगैरह भी आती है? क्योंकि ऐसा मैंने देखा भी है, सुना भी है, जैसे कोई मांस की स्मेल आ रही है या बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही है, या कई बार हम लोग कहते हैं कि कहीं हमसे हम निकल रहे, बड़ी अच्छी सुगंध आई है, तो हम कहते हैं किसी अच्छी चीज़ का प्रभाव है वहाँ पर, किसी देवता का प्रभाव है वहाँ पर। सडनली आपके साथ अगर ऐसा होता है तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं साइकिक? अगर ऐसा कोई इंडिकेशन होता है तो देखिए, साइकिक रीडर के लिए बेसिकली कभी भी किसी प्रकार से फिजिकल रूप में कोई इंडिकेशन नहीं मिलता। मतलब अगर मुझे गूज बम्स आ जाएं, मेरी आंखें फड़फड़ाने लग जाएं, या मुझे कोई सुगंध आ जाए, ये इंडिकेशन साइकिक रीडर कभी नहीं मान के चलता। साइकिक रीडर हमेशा जो है अपने पूर्वाभास पे भरोसा करता है कि उसे क्या एहसास हो गया, क्योंकि जब किसी घर में प्रवेश करते हो ना, उसका पूरा स्टोरी उसके दिमाग में चल जाएगा।
ऐसा क्योंकि साइकिक मतलब ये होता है मानसिक रूप से किसी प्रकार का विजन आना। तो साइकिक रीडर कभी भी फिजिकल एक्सपीरियंसेस को कभी संज्ञान में नहीं लेता, वो हमेशा अपने मन में आने वाले प्रभावों को देखता है कि ये प्रभाव मेरे अंदर क्यों आ रहा है। अगर आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठ करके बहुत टेंशन में हूँ अंदर अंदर, मैं कह दूंगा ये जगह नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ बैठ करके बहुत अंदर ही अंदर सुकून में हूँ तो मैं कह दूंगा यहाँ कुछ तो है जो मुझे सुकून दे रहा है। तो ये मानसिक प्रभाव से चीज़ें ज़्यादा जज करते हैं हम लोग कभी भी फिजिकल चीज़ों को संज्ञान में नहीं लेते। तो यहाँ पे जब हम जैसे मैंने शुरू में कहा हमारे पॉडकास्ट में कि किसी को देखकर भी क्या आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं कि आपको कोई इंट्यूशन आती है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये तो नॉर्मल एक इंसान का बिहेवियर है कि जब भी कोई हम किसी से मिलते हैं तो थोड़ा हम उसे जज जरूर करते हैं जी, है ना, बातचीत से भी हम जज करते हैं। हमारा तो प्रोफेशन ही यही है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कोई विश्वास ही नहीं करता जब तक बिलीव ना दिला दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी क्या उस पल को, उस एक टाइम पीरियड में, तो क्या हम ये मान के चले कि वो भी हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आता है? हाँ। और हमें साइकिक जो एक फीलिंग आती है, मैं इसको यही बोलूँगी, यही शब्द बोलूँगी कि हमें इंट्यूशन जो आता है तो उस पर हमें भरोसा करना चाहिए कि ये बंदा हमारे लिए ठीक है या नहीं है, या इसके साथ हमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ इस तरह की चीज़ें भी हम इस चीज़ से जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो पहली बात आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं साइंस के मतलब एक स्टडी के अनुसार महिलाओं का सिक्स सेंस पुरुषों के मुकाबले बहुत तेज होता है। बिल्कुल, ठीक है। एक महिला किसी की नीयत को देखकर 2 सेकंड बता सकती है कि ये इंसान मेरे प्रति क्या सोच रहा होगा और किसी के भी प्रति क्या सोच रहा होगा। ये भी एक इंट्यूशन ही है, ये भी एक सेंस ही है। तो जब महिला अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करके कोई काम करती है तो उसे वो चीज़ समझ में आती है। पर जब वो चीज़ देख और सुनकर भरोसा करती है तो शायद वहाँ धोखा खा जाता है, नेगेटिव हो जाता है ना, ये होता है। तो यही चीज़ साइकिक रीडर के साथ भी होता है। अगर साइकिक रीडर अगर अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करके चल रहा है तो वो अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, उसके वो किस स्पिरिट के द्वारा, किस शक्ति के द्वारा उसे ये भरोसा दिलाया जा रहा है, जो एहसास दिलाया जा रहा है, उस पर भरोसा करके चलता है। तो अगर मुझे कभी ऐसा कुछ महसूस होगा या मेरे जैसे किसी भी साइकिक रीडर को कुछ महसूस होगा तो मैं बस मन ही मन यही कहूँगा कि हो सकता है कि हे प्रभु आप ही मुझे ये चीज़ दिखा रहे हो, तो कुछ सोच समझ के ही दिखा रहे होगे। बिल्कुल, तो उस पर विश्वास कर लिया जाता है। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों से मेडिटेशन कराते हैं, या आप उनसे अपने पितरों के बारे में इंट्यूशन के लिए आप कहते हैं, जो भी मेथड है आपका। तो आपसे आज बात करके बहुत सारी नॉलेज हमें मिली, बहुत सारी चीज़ों को समझने का एक नया तरीका मिला, बहुत सी चीज़ों पे हमने बात की, और जो भी आपने नॉलेज दी, जो भी आपने कुछ एक उपाय भी लोगों को बताए। मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल रहेगा। और जब भी आपको कभी ऐसा लगे, नज़र लगी है या कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में आती है, कोई बीमार आप होते हैं अननेसेसरी तरीके में अगर आपको लग रहा है, डेफिनेटली शुभम जी ने जो भी आपको एक रेमेडीज़ दी हैं, जो भी सजेशन दिए हैं, उसको ज़रूर फॉलो करें। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और आप इस पॉडकास्ट पे आए उसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो आज इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को बाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं आपके साथ में फिर से मिलूंगी एक नए टॉपिक पर।